Назад, сука! Боевых працю. ये एक लेजेंडरी स्नाइपर की कहानी है जो कई मील दूर से अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बना सकता है। कई बार तो आंखों पर पट्टी बांधकर भी उसका निशाना चूकता नहीं, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब वो सिर्फ एक मैथ्स का टीचर था। जंग, तशद्दुद, हथियार से उसे सख्त नफरत थी, लेकिन फिर एक दुख भरे वाक़े ने इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और इसे एक खतरनाक स्नाइपर बना दिया। कहानी सरहद के करीब यूक्रेन के एक छोटे से गाँव से शुरू होती है, जहाँ एक कपल अपने सादे से घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। निकोला की बीवी नास्तिया एक बहुत ही अच्छी फनकार है। वो लकड़ी से बहुत ही खूबसूरत मुजस्मे तराशती थी और खुद निकोला करीब के एक स्कूल में मैथ्स का टीचर है। वो खामोश तबीयत, ईमानदार और अपने प्रोफेशन से बहुत ही मुखलिस है। स्कूल में ज्यादातर स्टूडेंट्स इसकी इज्जत करते हैं, लेकिन एवान नाम का एक लड़का हमेशा इसका मजाक उड़ाता है। वो एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था और बड़े खानदान से होने पर इसे बहुत फख्र था। वो अक्सर पूरी क्लास के सामने निकोला की ड्रेसिंग और शक्ल का मजाक उड़ाता है। इसका मकसद था कि वो निकोला को गुस्सा दिलाए ताकि वो इसके खिलाफ शिकायत करके इसे नौकरी से निकलवा सके, लेकिन निकोला हमेशा इसे बर्दाश्त करता और पुरसुकून रहता था। वो किसी भी तरह के झगड़े से बचता था और बहुत ही सादा जिंदगी गुजारता था। इसके घर में टीवी तक नहीं था, इसलिए इसे बाहर की दुनिया के हालात के बारे में बहुत ही कम मालूमात होती है। एक दिन निकोला स्कूल के टीवी पर खबर देखता है। रिपोर्ट में बताया जाता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले शुरू कर दिए हैं। हमारे कई फौजियों ने अपनी जान गंवा दी और कई इलाके भी दुश्मन के कब्जे में जा चुके हैं। इसी शाम निकोला घर वापस आता है तो उसे एक खुशखबरी मिलती है कि नास्तिया माँ बनने वाली है। ये खबर निकोला की जिंदगी को खुशियों से भर देती है। दोनों मियाँ बीवी इस लम्हे को सेलिब्रेट करते हैं। अगली सुबह हमेशा की तरह निकोला अपनी बीवी को अलविदा कहता है, अपनी साइकिल पकड़ता है और स्कूल की तरफ निकलता है। रास्ते में सड़क के किनारे उसे दो फौजी सिगरेट पीते दिखाई देते हैं। इनकी वर्दियां यूक्रेनी फौजियों की वर्दियों से मुख्तलिफ नजर आती हैं, लेकिन निकोला ये सोचकर नजरअंदाज करता है कि शायद सोल्जर्स का यूनिफॉर्म तब्दील किया गया हो। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो हैरान रह जाता है। स्कूल की बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर खाली थी, एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं था। फिर वो टीवी पर खबर देखता है कि रूसी फौजी यूक्रेन के अंदर आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसे अचानक एहसास होता है कि जिन फौजियों को उसने रास्ते में देखा शायद वो यूक्रेनी फौजी नहीं थे। ये ख्याल आते ही उसे नास्तिया की फिक्र सताने लगती है। वो फौरन अपनी साइकिल उठाता है और तेजी से घर की तरफ वापस जाने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि दो फौजी नास्तिया को बेरहमी से मार रहे हैं। निकोला फौरन उसे बचाने की कोशिश करता है। वो बार बार फौजियों को रुकने की रिक्वेस्ट करता है और बताता है कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट है, लेकिन फौजी इसकी मिन्नतों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। फिर एक फौजी घर की तलाशी लेने अंदर जाता है और वहाँ से कीमती सामान तलाश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। मायूस होकर वो निकलते हुए इस घर को आग लगा देता है। जैसे ही नास्तिया अपने पूरे घर को जलते हुए देखती है तो गुस्से से भर जाती है। वो करीब पड़ा एक पत्थर उठाकर फौजियों पर हमला करती है। जवाब में सिपाही नास्तिया पर गोली चला देता है और वो जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है। निकोला ये मंजर देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वो फौरन इसके पास भागता है और इसे बाजुओं में लेकर बेकाबू होकर रोने लगता है। कुछ घंटों बाद दो यूक्रेनी फौजी वहाँ पहुँचते हैं। नास्तिया की लाश देखकर वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। वो निकोला को तसल्ली देते हैं और कब्र खोदने में इसकी मदद करते हैं। बीवी को दफन करने के बाद निकोला पूरी तरह तबाह हो चुका था। वो सब कुछ जो इसके लिए कीमती था इससे छीन चुका था। इसकी बीवी जिससे वो मोहब्बत करता था और इसका पैदा होने वाला बच्चा, सभी कुछ। अब इसके दिल में इंतकाम की आग भर गई थी। वो फैसला करता है कि इन लोगों को इनके किए की सजा जरूर देगा। इसके लिए उसके पास एक ही रास्ता था, यूक्रेनी फौज में शामिल होना। वो सिपाहियों से रिक्वेस्ट करता है कि इसे अपने साथ ले जाएं। वो अपने मुल्क के लिए लड़ना चाहता है। इसके दर्द को समझते हुए फौजी इसे अपने साथ अड्डे पर ले जाते हैं। जाते हुए निकोला नास्तिया का बनाया लकड़ी का एक मुजस्मा इसकी निशानी के तौर पर अपने पास रख लेता है। जब वो फौजी अड्डे पर पहुँचते हैं तो सीनियर अफसर इसे देखकर खुश नहीं होता। अफसर को शक होता है कि कहीं निकोला दुश्मन का जासूस ना हो। वो इन तीनों से तफ्तीश करता है। निकोला इसे अपनी पूरी कहानी सुना डालता है। वो ऑफिसर से कहता है कि इसके पास खोने को कुछ नहीं बचा। वो सिर्फ अपने मुल्क का दिफा करना चाहता है और इन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने इसकी जिंदगी तबाह कर दी। आखिर ऑफिसर इसे फौज में शामिल होने की इजाजत दे देता है। निकोला के लिए फौजी तरबियत इंतहाई मुश्किल साबित होती है। आखिर इसकी सारी जिंदगी एक मैथ्स के टीचर के तौर पर ही तो गुजरी थी। इसकी दुनिया हमेशा किताबों, नंबरों और तालीम के खिट घूमती रही थी। हथियार चलाने और जंग करने का इसे कोई तजर्बा नहीं था। जहाँ दूसरे भर्ती होने वाले सोल्जर अपना हथियार संभालना सीख जाते हैं तो वहीं निकोला अक्सर इनके साथ मिल पाने में मुश्किल महसूस करता है। ऑफिसर को शक होता है कि निकोला शायद कभी भी एक काबिल सोल्जर नहीं बन पाएगा, लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद निकोला हार मानने को तैयार नहीं। वो मुसलसल खुद को मजीद मजबूत बनाता है और हर रोज सख्त से सख्त मेहनत करता है। एक रात तरबियत के दौरान वो अपने ऑफिसर से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसको इसके असली नाम से ना पुकारे बल्कि रेवन कहकर बुलाएं। ये
सुनकर दूसरे फौजी जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऑफिसर इसे समझाता है कि ऐसे नाम सिर्फ ख्वाहिश करने से नहीं मिल जाते, इसके लिए अपने आप को मनवाना पड़ता है, अपनी काबिलियत और कामयाबियों से हासिल करना पड़ता है और अपने मुल्क के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना पड़ता है। ऑफिसर के जवाब से निकोला का दिल नहीं टूटता, बल्कि इसका इरादा और जज्बा और भी मजबूत हो जाता है और वो पहले से भी ज्यादा सख्त तरबियत करने लगता है। जब दूसरे फौजी सो जाते हैं तो वो अकेला जाग कर प्रैक्टिस किया करता है। एक दिन ऑफिसर सभी भर्ती होने वाले सिपाहियों को जमा करता है। वो कहता है कि हमारी फौज को माहिर स्नाइपर्स की कमी का सामना है, हमें फौरी तौर पर ऐसे निशाना बाजों की जरूरत है जो दुश्मन के खिलाफ दुरुस्त निशाना लगा सके। फिर कहता है, क्या तुम में से कोई स्नाइपर की तरबियत लेना चाहता है? कई फौजी आगे बढ़ते हैं, निकोला भी इनमें शामिल था। जैसे ही दूसरे सिपाही इसे आगे बढ़ते देखते हैं तो इसका मजाक उड़ाते हैं। ऑफिसर भी कहता है कि वो अभी इस काम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि स्नाइपर बनना निकोला की सलाहियत से बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन निकोला पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो कहता है, मैं एक बेहतरीन स्नाइपर बन सकता हूँ, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए ताकि मैं खुद को साबित कर सकूँ। निकोला के कॉन्फिडेंस को देखकर ऑफिसर इसे आजमाने का फैसला करता है। वो इसे चैलेंज देता है कि 20 सेकंड के अंदर अंदर एक राइफल को खोलकर इसे दोबारा जोड़कर दिखाए। अपनी महारत दिखाने के लिए निकोला सबसे पहले अपनी आंखों पर पट्टी बांध देता है, फिर वो पूरी तरह राइफल को खोलता है और सिर्फ 18 सेकंड में ही दोबारा जोड़ देता है। इसकी स्पीड और परफेक्शन सभी लोगों को हैरान कर देती है। जो लोग पहले इसका मजाक उड़ा रहे थे अब तालियां बजाने लगते हैं। सीनियर ऑफिसर भी इससे बहुत मुतासिर होता है और निकोला को स्नाइपर की तरबियत में शामिल करने का फैसला कर लेता है। ट्रेनिंग के दौरान ज्यादातर भर्ती होने वाले सिपाहियों को न्यू राइफल्स दी जाती हैं, लेकिन निकोला के हिस्से में एक पुरानी और नकारा राइफल आती है। वो एक जदीद राइफल की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन ऑफिसर इनकार कर देता है। कहता है, तुम्हें अपनी कारकर्दगी के जरिए बेहतर राइफल हासिल करना होगा। तो निकोला इसी राइफल से ट्रेनिंग शुरू करता है। बाद में ट्रेनिंग के दौरान ऑफिसर इन्हें एक असूल समझाता है। वो कहता है कि एक रियल स्नाइपर किसी भी हालत में अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता, चाहे सिचुएशन कितनी ही खतरनाक क्यों ना हो जाए। स्नाइपर को अपने शिकार पर मुकम्मल तवज्जो रखनी चाहिए। इनको आजमाने के लिए ऑफिसर अचानक तरबियत के दौरान इनके करीब गोलियां चलाता है। जो भी सिपाही खौफ से हिल जाता है उसे फौरन ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब निकोला की बारी आती है तो वह जरा सा भी नहीं हिलता, वो फोकस्ड रहता है और इसकी नजर अपने हदफ से बिल्कुल नहीं हटती। वो इस पहले इम्तिहान में कामयाब हो जाता है। अब अगला इम्तिहान यादाश्त और तवज्जो का था। सिपाहियों को अपने हदफ को देखने की सिर्फ एक बार इजाजत दी जाती है। इसके बाद इन्हें अपनी यादाश्त की बुनियाद पर निशाना लगाना होता है। कई सिपाही इस प्रैक्टिस में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन निकोला का निशाना इस बार सही हदफ को नहीं छूता। इस बार वो नाकाम होता है, लेकिन पुरानी राइफल से ये निशाना लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। ऑफिसर्स को भी इस बात का एहसास हो गया था कि अगर उसके पास बेहतर हथियार होता तो वो इस बार भी कामयाब हो जाता। खैर, इसके फौरन बाद एक और मुश्किल इम्तिहान शुरू होता। इन्हें अब अंधेरे में निशाना लगाना था। इन्हें सिर्फ आसमान से छोड़े जाने वाले शोलों की मुख्तसर सी रोशनी ही मुयस्सर थी। जैसे ही इलाके में थोड़ी रोशनी फैलती तो सिपाही गोली चला देते, लेकिन निकोला एक मुख्तलिफ तरीका इख्तियार करता है। वो शोलों के वक्त और मूवमेंट को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करता है। अपनी मैथ्स की महारत को इस्तेमाल करते हुए वो फासले, जावी और सही वक्त का हिसाब लगाता है। जब हर तरफ अंधेरा हो जाता है और हदफ भी दिखाई नहीं देता तो वो ट्रिगर दबा देता है। इसकी गोली बड़ी ही परफेक्शन के साथ निशाने पर जा लगती है। ऑफिसर और सभी सोल्जर हैरान रह जाते हैं। इससे पहले अंधेरे में कभी कोई ऐसा निशाना नहीं लगा पाया था। निकोला ट्रेनिंग लेने वाला वो पहला सोल्जर बन जाता है जिसने ये कारनामा अंजाम दिया। इसकी शानदार एफिशिएंसी से मुतासिर होकर आखिरकार ऑफिसर इसे रेवन का खुफिया नाम देता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम मुकम्मल होता है। कर्नल निकोला को सैल्यूट करता है और बताता है कि वो फौज में एक स्नाइपर की जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है। कुछ दिन बाद कर्नल नए ऑर्डर्स के साथ वापस आता है। वो निकोला से कहता है कि मिशन के लिए अपना सामान तैयार करे। दरअसल दुश्मन फौज ने एक अहम चेक पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। ये वो लम्हा था जब असल जंग का आगाज होने वाला था। निकोला अपनी टीम के साथ उस जगह पहुँच गया था। सोल्जर्स अपनी पोजीशन संभाल कर दुश्मन पर नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर में एक गाड़ी चेक पोस्ट की तरफ आते दिखती है। दुश्मन फौजी गाड़ी से मुसाफिरों को निकालते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और गाड़ी की मुकम्मल तलाशी लेते हैं। उन्हें कोई मशकूक चीज नहीं मिलती, इसलिए वो शहरियों को तो जाने देते हैं, लेकिन उनका पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं। अब शहरी अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए इनसे बहस करता है तो सोल्जर उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये देखकर कर्नल फौरन अपनी टीम को हमले का हुक्म देता है। सभी स्नाइपर्स फौरन फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये इंतहाई ठीक निशाने लगाते हैं। ये मुकाबला फौरन खत्म हो गया था। सभी दुश्मन फौजी मारे गए थे। मिशन की कामयाबी के बाद सोल्जर्स बेस कैंप में वापस आते हैं। निकोला देखता है कई सोल्जर्स गायब हैं। इसे बताया जाता है कि उन्हें एक दूसरे मिशन पर भेजा गया है। अगले दिन कैंप में बहुत ही बुरी खबर पहुंचती है।
मिशन पर गए सोल्जर्स में से बहुत से अपनी जान गंवा बैठे थे। इन्हें दुश्मन के एक माहिर स्नाइपर ने निशाना बनाया था जिसका नाम सैरी था। सैरी के नाम की बहुत धूम थी। वो दुश्मन फौज का बहुत ही खतरनाक निशानेबाज था। कुछ दिन बाद निकोला अपनी टीम के साथ एक और मिशन पर जाता है। वो मिशन के इलाके में पहुंचकर हर तरफ बारूदी सुरंगें बिछा देते हैं। इसके बाद अपनी पोजीशन लेकर दुश्मन का इंतजार करने लगते हैं। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि दुश्मन फौजी इस इलाके में दाखिल होते हैं। जब निकोला इन पर नजर रखे हुए था तो एक चेहरा देखकर वो हैरान रह गया। वो इवान था, वही स्कूल का स्टूडेंट जो हमेशा इसका मजाक उड़ाता था। इवान अब दुश्मन की फौज में शामिल होकर अपने ही मुल्क से लड़ रहा था। जब कर्नल हमले का हुक्म देता है तो निकोला एक लम्हे के लिए हिचकिचाता है। अपने स्टूडेंट की जान लेने का ख्याल इसके दिल पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जल्द ही वो खुद पर काबू पा लेता है। फौजियों पर निशाना लगाने की बजाय वो इलाके में छुपाए गए बारूद पर निशाना लगाता है। इसकी गोली ने एक जबरदस्त धमाका किया। धमाके ने पूरी दुश्मन फौज को खत्म कर दिया, जिसमें एवान भी शामिल था। ऑपरेशन के बाद कर्नल पूछता है कि गोली चलाने से पहले तू हिचकिचाया क्यों था। निकोला इसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। कर्नल इसकी बात सुनकर कहता है, एवान अब तुम्हारा स्टूडेंट नहीं बल्कि दुश्मन फौज का एक सिपाही था। फिर वो कहता है कि जाती जज्बात एक फौजी के फैसलों में रुकावट नहीं बन सकते। अगर कोई सिपाही अपने जज्बात को खुद पर हावी होने दे तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। खैर, मिशन की कामयाबी के बाद टीम बेस कैंप में वापस पहुंच जाती है। कर्नल को निकोला की सलाहियत पर अब बहुत एतमाद हो चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त गुजारने लगते हैं। कर्नल निकोला को अपने खानदान की तस्वीर दिखाता है। वो अपनी 2 बेटियों के बारे में बताता है जिन्हें ये तक मालूम नहीं था कि उनका बाप एक सोल्जर है। उसकी बीवी ने बेटियों को बता रखा है कि वो एक बिजनेसमैन है। निकोला भी इसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है कि कैसे दुश्मन फौजियों ने इसकी बीवी को छीनकर इसकी जिंदगी तबाह कर दी। बात करते हुए वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और रोने लगता है। कर्नल इसे तसल्ली देकर मजबूत रहने की हिम्मत देता है। अगली सुबह वो एक और मिशन के लिए जाते हैं। दुश्मन फौज का एक गिरोह एक खास रास्ते से गुजरने वाला था। कर्नल और निकोला ऑर्डर्स मिलते ही वहाँ पहुँच जाते हैं। वो छुपने की जगहों पर अपनी पोजीशन संभालते हैं और इलाके को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। उन्हें 2 दुश्मन सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो बाकी फौज का इंतजार कर रहे थे। जब निकोला अपनी दूरबीन से इन्हें देखता है तो वो दंग रह जाता है। वो इनमें से एक शख्स को पहचान लेता है। ये वही फौजी था जिसने इसकी बीवी का मर्डर किया था। वो शदीद गुस्से में आ जाता है। निकोला फौरन कर्नल से गोली चलाने की इजाजत मांगता है, लेकिन कर्नल इनकार कर देता है कि ये सही वक्त नहीं। निकोला का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो शख्स जिसने इसके खानदान और नस्ल को तबाह किया इसके सामने खड़ा था। वो एक बार फिर गोली चलाने की इजाजत मांगता है, लेकिन कर्नल इसे रुक कर इंतजार करने का कहता है। मगर इस मर्तबा निकोला अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाता और ट्रिगर दबा देता है। गोली सीधी सोल्जर को लगती है और वो वहीं मारा जाता है। कर्नल गुस्से से निकोला पर चिल्लाता है कि उसने इजाजत के बगैर ऐसा क्यों किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन का सबसे खतरनाक स्नाइपर सैरी इनकी पोजीशन का पता लगा चुका था। कर्नल फौरन सीरी की पोजीशन तलाश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, सीरी एक निहायत दुरुस्त निशाना लगाता है। गोली कर्नल को लगती है और वो वहीं पर मारा जाता है। निकोला ये सब देखकर बहुत हैरान और दुखी हो जाता है। उसकी गलती की वजह से एक सीनियर ऑफिसर की जान चली गई थी। दुश्मन ने शदीद फायरिंग शुरू कर दी थी। हर तरफ धमाकों और गोलियों की आवाजें गूंजने लगी थी। निकोला समझ चुका था कि अब सिचुएशन उसके काबू से बाहर हो चुकी है। वो पीछे हटने का फैसला करता है और कर्नल की लाश को उठाकर वहाँ से निकलने लगता है। बहुत ही मुश्किल से छुपते छुपाते वो दुश्मन से बच निकलने में कामयाब हो जाता है और वापस बेस कैंप तक पहुँच जाता है। कर्नल की मौत ने निकोला के दिल पर बहुत गहरा असर डाला था। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार समझता है और खुद से एक वादा करता है कि एक दिन जरूर सीरी को मारकर कर्नल की मौत का बदला लेगा। कुछ वक्त के बाद निकोला को इत्तला मिलती है कि 2 दुश्मन स्नाइपर करीब के इलाके में मौजूद हैं। वो बगैर किसी फिक्र के फौरन इस मिशन के लिए रवाना होता है। वहाँ पहुंचकर वो जल्द ही अपने पहले टारगेट को तलाश कर लेता है। एक बेहतरीन निशाना लेता है और इस स्नाइपर को खत्म कर देता है। जैसे ही वो दूसरे स्नाइपर को निशाना बनाने की तैयारी करता है तो एक छुपा हुआ स्नाइपर पीछे से गोली चला देता है। गोली निकोला के बाजू में लगती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है, लेकिन वो हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। शदीद दर्द को बर्दाश्त करते हुए वो टारगेट पर अपना फोकस बनाए रखता है और दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराता है। अपने जख्मों की वजह से वो पीछे हटने पर मजबूर होता है। निकोला फौरन बेस कैंप में वापस लौट आता है। बेस कैंप में मेजर तमाम सोल्जर्स को जमा करता है और इन्हें स्नाइपर सेरी के बारे में बताता है कि वो दुश्मन फौज का सबसे बेहतरीन निशाना लगाने वाला सिपाही समझा जाता है। कहते हैं कि उसका निशाना कभी चूकता नहीं और वाकई वो पहले भी हमारे कई स्नाइपर्स को हलाक कर चुका है। मेजर कहता है उसे कभी कमजोर ना समझना और ये भी बताता है कि सेरी अपने ज्यादातर हमलों की वीडियो रिकॉर्ड करता है, बाद में इन वीडियोस को फैला देता है ताकि अपने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर सके और उनकी हिम्मत तोड़ के उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दे। मेजर मजीद बताता है कि वो लंबे वक्त तक एक ही पोजीशन पर रहता है और गैर मामूली परफेक्शन
डायरेक्शन से निशाने लगाता ही चला जाता है। अब इस सारी इंफॉर्मेशन का जायजा लेने के बाद टीम एक प्लान तैयार करती है। सोल्जर्स को 2 ग्रुप में तकसीम कर दिया गया था। पहला ग्रुप सामने से हमला करके दुश्मन का फोकस खुद पर किए रखेगा। उसी दौरान दूसरा ग्रुप पिछली तरफ से आगे बढ़ेगा। इसी हलचल में निकोला बिल्डिंग के अंदर जाकर सीरी को तलाश करेगा। जैसे ही सीरी से मिले वो उसे वहीं खत्म कर देगा। अब सभी सोल्जर्स मिशन के लिए निकलते हैं। हमले की जगह पर पहुंचकर हर स्नाइपर अपनी अपनी पोजीशन ले लेता है। दूसरी तरफ निकोला खामोशी से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में 2 दुश्मन सोल्जर्स उसे आपस में बात करते दिखते हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के वो इन दोनों को मारकर आगे बढ़ जाता है। प्लान के मुताबिक वो अपनी टीम को सिग्नल भेज देता है। सिग्नल मिलते ही स्नाइपर्स फायरिंग शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर में नजर आने वाले तमाम दुश्मन सिपाही मार दिए गए थे। इधर जब सेरी देखता है कि उसके साथी सोल्जर्स जवाब नहीं दे रहे तो उसे लगता है कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। वो फौरन छत की तरफ भागता है जहाँ उसका एक स्नाइपर साथी मौजूद था। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि इसका साथी स्नाइपर पहले ही मारा जा चुका। सेरी समझ गया था कि वो घेरे में आ चुका है। वो फौरन बेस से राब्ता करके मदद भेजने का कहता है। इसे बताया जाता है कि मजीद नफरी 10 मिनट तक पहुंच जाएगी। वक्त जाया किए बगैर वो दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस आता है और बिल्डिंग में घुस आने वाले शख्स को तलाश करने लगता है। तभी इसकी नजर एक छोटे से लकड़ी के मुजस्मे पर पड़ती है। ये नास्तिया की बनाई वही यादगार निशानी थी जिसे निकोला हमेशा अपने साथ रखता था। इससे पहले कि सेरी कुछ समझ पाता, निकोला इस पर हमला कर देता है और सेरी को वहीं मार डालता है। लड़ाई की आवाज सुनकर बिल्डिंग के अंदर एक और स्नाइपर अलर्ट हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता निकोला इसकी तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है। धमाके से बिल्डिंग में मौजूद आखिरी दुश्मन भी मारा जाता है। इसके कुछ ही देर बाद दुश्मन सिपाही बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। इन्हें नहीं पता था कि सेरी मारा जा चुका है। वो रेडियो पर उससे राब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब में निकोला इनसे बात करता है और कहता है तुम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सकेगा। फिर वो गाड़ी पर गोली चला देता है। इस अचानक हमले से फौजियों में खौफ फैल गया था। वो फौरन गाड़ी से बाहर निकलते हैं और मुख्तलिफ डायरेक्शंस में फैल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि वो तो एक जाल में फंस चुके हैं। इर्द गिर्द छुपे यूक्रेनी स्नाइपर रख रख के इनके निशाने लेने लगते हैं और एक एक करके तमाम दुश्मन फौजी मारे जाते हैं। इसके बाद वो अपनी बीवी की कब्र पर जाता है। एक खामोश उदासी के साथ अपनी जिंदगी के गुजरे हुए लम्हात को महसूस करने की कोशिश करता है। आखिरकार इसके दिल में इंतकाम की आग ठंडी पड़ गई थी। वो तमाम लोग जिन्होंने इसकी जिंदगी तबाह की थी खत्म हो चुके थे और इसने अपने प्यारे साथी कर्नल की मौत का बदला भी ले लिया था। यहाँ वो खुद से अहद करता है कि इसकी जिंदगी का अब एक ही मिशन है, अपने देश की हिफाजत करना, और वहाँ से मुड़कर चल देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी मोर वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।